हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कक्षा 10 की प्रश्नावली सांख्यिकी के समांतर माध्य के सूत्र, जिसके हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य, पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य और कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य। तो आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद हम इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि कुछ संख्याएं दे रखी है, साथ में हमें उसका समांतर माध्य भी दिया हुआ है, और जो ये मिसिंग नंबर है इसका हमें मान ज्ञात करना है कि ये जो k है इसकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं समांतर माध्य का। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो हमने एक अवर्गीकृत या जो सीधे आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके लिए पिछली क्लासों में भी जो फॉर्मूला पढ़ा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो औसत के लिए यूज लेते हैं, वो यहाँ हम लगाएंगे बटे इन सब का योग। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 और 6। अब हम देखते हैं कि ये जो समांतर माध्य है इसका क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में इसको वैल्यू दे रखी है 11, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। साथ में इन सबको जोड़ देते हैं, 47 प्लस k बटे 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर इसका क्या लेंगे? 1 होगा। अब हम क्या करें, यहाँ से इनकी वज्र गुणा हो जाएगी। तो जैसे ही हम इस पूरे की गुणा किससे कराएंगे? वज्र गुणा कराने के बाद 47 प्लस k बराबर 11 की गुणा हो जाएगी 6 से, तो ये कितने आ गए? 66। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करके इसके k की वैल्यू निकाल लेंगे कि k बराबर 66 माइनस 47 घटाया तो हमारे पास क्या आया? 19। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई समांतर माध्य का फॉर्मूला दिया हुआ है कि यदि समांतर माध्य x बराबर, ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, और साथ में पूछा है कि कल्पित माध्य a का मान क्या होगा। तो इस फॉर्मूले को हम किससे कंपेयर करवाएं? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे समांतर माध्य के, कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा और कल्पित माध्य विधि द्वारा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी कल्पित माध्य दिया हुआ है, अगर कल्पित माध्य नहीं भी दिया हुआ हो तो जो ये फॉर्मूले की फॉर्म है इससे भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला होगा। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ कल्पित माध्य a का मान कितना आएगा, ये जो हम यहाँ लिखते थे। क्यों? क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला है तो आसानी से आंसर निकालना आसान होगा। कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ a है तो प्लस के साथ ये जो है ये हमारे पास कल्पित माध्य a की वैल्यू है। इसी क्वेश्चन में अगर यूँ पूछ लिया जाए कि सिग्मा एफ डी का मान कितना है तो वो ये हो जाएगा 20। अगर पूछ लिया जाए सिग्मा एफ का मान कितना है तो वो होगा 10। अब जो बुक में कई बार फॉर्मूले हैं उसमें क्या होता है, ये जो डी और एफ है इनके साथ स्मॉल आई और लगा देते हैं, तो इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे हम सीधा लिखें या इनके बेस में आई लिखें, एक ही बात है। तो क्लियर है कि अगर इस तरीके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और किसी एक की टर्म पूछी जाए तो हम इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं, अगर हमें इसके सारे फॉर्मूले याद है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है 14.1 प्रश्नावली का, जिसको हम तीनों ही फॉर्मूले से हल करेंगे। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरीके से टेबल बनानी होगी, और जब भी आप कॉपी में आंसर करेंगे तो उसको इस फॉर्म में आपको टेबल बनानी होगी। इस फॉर्म में टेबल बनाने से क्या होगा कि जो भी हमारे आंकड़े फर्स्ट में इस तरीके से वर्गीकृत थे, जैसे यहाँ थी पौधों की संख्या, तो उसको मैंने वर्ग नाम दे दिया, या आप यहाँ चाहे तो पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं। वर्ग
के सामने मैंने वर्ग लिख दिए। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ था घरों की संख्या, यानी कि 0 से 2 पौधे कितने घरों में लगे, एक घर में। फिर 2 से 4 पौधे कितने घर में लगे, 2 घर में। और 4 से 6 एक घर में। तो ये क्या हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखा है तो ऊपर हम इसके आगे लगा भी देते हैं कि ये बारंबारता क्या है, f है। और ये वर्ग जो है, जो यहाँ वर्गों की संख्या है, उसको मैंने वर्ग ही लिया है। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास f तो है, लेकिन हमें x का मान और लिखना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, इस फॉर्म में क्वेश्चन आए, तो जो हमारे आंसर में सारणी बनेगी उसमें नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम x का। इस x को हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली बात है कि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि वर्ग चिन्ह का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं हम, सबसे पहले x से। कब, जब वर्ग दिए हुए हो। और इसका मान कैसे आएगा, जो वर्ग की अधिकतम सीमा है प्लस वर्ग की जो निम्न सीमा है, मिनिमम लिमिट, इन दोनों को जोड़ के जब हम 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास वर्ग चिन्ह यानी x की वैल्यू आ जाती है। इसको हम यहाँ करके देखते हैं। जैसे वर्ग है 0 से 2, तो वर्ग की मैक्सिमम लिमिट आई 2, मिनिमम लिमिट आई 0, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 1। ये 1 हम कहाँ लिख देंगे, इस वर्ग के सामने। नेक्स्ट वर्ग में मैक्सिमम सीमा हमारे पास क्या है, 4, मिनिमम 2। इस वाले वर्ग की अगर हम बात करें तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 6/2 कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से अलग अलग को जोड़ के अगर हम 2 का भाग दें तो भी हम वर्ग चिन्ह यानी कि x का मान निकाल सकते हैं। और हर बार इनको जोड़ के भाग देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि हम देखते हैं इन दोनों के बीच में वर्ग अंतराल कितने का है, 2 का। तो हम सिर्फ पहले इन 2 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो पहला वर्ग चिन्ह हमारे पास आ चुका है। अब जितने का वर्ग अंतराल है वो इसमें जोड़ते जाएं। जैसे 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में जो 2 जोड़ा तो 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। अगर आप देखना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए। 12 और 14 कितने हुए, 26। 12 प्लस 14/2 तो 26/2 कितना आया, 13। और यहाँ पर हमने सीधा निकाला था तो भी हमारा मान 13। तो एक और चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम वर्ग चिन्ह की वैल्यू काउंट करते हैं। अब x की वैल्यू तक का तो हमारा काम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम फॉर्मूले में देखते हैं हमें क्या चाहिए, fx की वैल्यू। तो fx की वैल्यू चाहिए तो इस टेबल की अगली जो कॉलम बनेगी वो बनेगी f और x की मल्टीप्लाई। तो f हमारे पास ये रहा, x हमारे पास ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं, 1 और 1 की तो 1, 2 और 3 की तो 6, फिर 5, 35, फिर इनकी गुणा करवाएं, 54, 22 और 39। क्लियर है, यहाँ तक हमने जो हमारी टेबल थी वो हमने तैयार की। अब हम बात करते हैं कि हमें ये जो सिग्मा की फॉर्म दी हुई है, यानी कि हमें योग किसका ज्ञात करना है कि एक तो fx का योग निकालना और एक f का। तो हम देखते हैं, एक तो हमें इसको जोड़ना है तो ये हमारे पास आ जाएगी सिग्मा fx की वैल्यू। तो इसको जोड़ते हैं हम, 162। अब एक किसका हमें योग ज्ञात करना है, इसका। तो इसका हम योग ज्ञात करें तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये आ गया 20। यानी कि सिग्मा f का मान आ गया हमारे पास 20 और सिग्मा fx की वैल्यू आ गई 162। ये हम सारा मान इसमें रख देते हैं। अब 162 में 20 का भाग देंगे तो ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, 81/10, 10 है बटे में तो 1.8।
तो ये हमारा मान आ चुका है किससे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। जब हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था। अब सेकंड जो हम विधि पढ़ेंगे वो है कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। तो हम इसी क्वेश्चन को सेकंड फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पे हमारी ये टेबल बनेगी। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा अगर हम फॉर्मूला देखें तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये हुआ कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य। अब यहाँ a क्या है, कल्पित माध्य है। ये जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तब यहाँ ये क्लियर कर दिया था मैंने। अगर आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो में जाके इसको और अच्छे से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास आना चाहिए d, और d का मान कैसे निकलता है, x माइनस a। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि यहाँ a कल्पित माध्य है जिसका मान x में से हमें मानना है। क्लियर है? ये हमारे यहाँ नोट करने वाली बात है, क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चे भूल जाते हैं कि a की वैल्यू हमें कहाँ से ज्ञात करनी है, f में से देखना है या x में से देखना है। तो ये यहाँ मैंने नोट करवा दी है बात कि हमेशा a का मान x की वैल्यू में से ही कोई एक वैल्यू मानी जाती है। अब कौन सी वैल्यू मानेंगे, तो हम जहाँ तक हो कोशिश करते हैं कि ठीक 20 का जो मान है, जैसे 3 वैल्यू ऊपर 3 वैल्यू नीचे, तो x के मान में से जो ठीक 20 का मान है उसको क्या मान लिया जाता है, कल्पित माध्य। तो यहाँ a बराबर कितना है, 7, तो x में से हमें कितना घटाना है, 7। ये रही हमारे पास x की वैल्यू, इसमें से हमें 7 घटाना है, यानी कि 1 माइनस 7 तो आएगा -6, फिर 3 माइनस 7 तो -4, फिर 5 माइनस 7 तो -2। क्लियर है? इस तरीके से हम यहाँ मान लिखते जाएंगे। फिर 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 9 में से 7 घटाएंगे तो प्लस का 2, 11 में से 7 घटाएंगे तो प्लस का 4, 13 में से 7 घटाएंगे तो प्लस का 6। तो इस तरीके से हम ये किसकी, d की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक हमारा ये वाला मान कि हमने d की वैल्यू कैसे निकाली। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम फॉर्मूले में देखते हैं f और d की मल्टीप्लाई करवानी है। तो हमारा जो अगला कॉलम होगा इस टेबल का वो क्या होगा, f और d की मल्टीप्लाई। जब भी हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या करना है कि इस पे आप एक बार टिक लगा दीजिए कि f कहाँ है, ये रहा हमारा f, और इस बार d कहाँ है, इसकी, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करवानी है। यानी 1 और -6 की मल्टीप्लाई करवाई तो -6, फिर 2 और -4 की तो -8, 1 और -2 की 2, 5 और 0 की करवाएंगे तो 0, 6 और 2 की करवाएंगे तो 12, 2 और 4 की करवाई 8, 6 और 3 18। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में, जो सांख्यिकी वाले क्वेश्चन में है, वहाँ गलती कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में ही गलती होने के चांस है। क्योंकि 1-2 बार जब आप सवाल करोगे तो ये फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे, साथ में जब फॉर्मूले याद है तो उसके बेस पे टेबल भी बन जाएगी। हमेशा गलती कहाँ होगी, कैलकुलेशन में। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करते वक्त विशेष तौर पे ध्यान देना है कि हम किस किस की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या किसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमने देखा कि हम इस यहाँ फॉर्मूले पर जब पहुँच गए तो हमने a की वैल्यू रख दी जो कि 7 थी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, fd, यानी कि fd का योग इस जगह ज्ञात करना है। एक तो इसको जोड़ना है, साथ में ये हमारे पास पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जोड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे, पहले हम माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे तो कितना है, 10 और -6 हो गए 16। फिर प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ देंगे हम तो 10, 20, 30 और 8 38, प्लस के हो गए 38। अब इस 38 में से ये 16 हमें घटाने हैं।
कई बार क्या होता है, माइनस की संख्या बड़ी हो जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है, डरने की बात नहीं है कि माइनस कैसे आ गया, हो सकता है FD का मान माइनस में भी आ जाए। तो इसको घटाया हमने, 22 आ रहे हैं प्लस के। तो जब भी इस तरीके की प्लस और माइनस में वैल्यू आए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं आप घटाएं। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ घटाते हैं और अगर एक दो नंबर या कोई चिन्ह की भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो थोड़ी सी इस टाइप की आपको मेहनत लगेगी, आप रफ में जोड़ घटाव करके देख सकते हैं। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं कि हमारे पास FD की वैल्यू आई 22, F की वैल्यू आई 20। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 के पहाड़े से कटा, क्या बचा हमारे पास, बटे में 10। इसको हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं, 11 में भाग दिया 10 का तो 1.1 और इसमें जोड़ा तो 8.1। ये फिर से हमारे पास समांतर माध्य का जो हमने मान निकाला है, किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से जब हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये हमने देखा कि हमारे पास मान सेम होएगा। तो ये एक बात अच्छे से देख लीजिए कि चाहे आप कोई सी विधि से समांतर माध्य निकाले, आंसर हमेशा सेम होगा। अलग अलग विधियाँ क्यों हैं, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो वहाँ हम कल्पित माध्य विधि लेते हैं, और ज़्यादा कैलकुलेशन टफ होती है तो वहाँ हम पद विचलन विधि लेते हैं काम में। तो अब हम इसी क्वेश्चन को थर्ड जो फॉर्मूला था हमारा पद विचलन विधि, उससे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी तीसरी फॉर्म है वो है पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, x बराबर a प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F और गुणा में क्या था, h। अब यहाँ एक नई बात आ जाती है u की और h की। यहाँ हम चाहो तो चाहे लिख भी सकते हो कि यहाँ u क्या है, u का मान हम क्या निकालते हैं, x में से a घटाएं। तो यहाँ तक तो ये u क्या होता है, d की ही फॉर्म होती है। अगर हम यहाँ वर्ग अंतराल h का मान, यहाँ h क्या है, वर्ग अंतराल, क्लियर है। तो h वर्ग अंतराल है और u का मान निकलेगा x माइनस a बटे h। अब इसके आधार पर हम बनाएंगे अपनी टेबल। यहाँ तक हमने f का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में, इतना ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालनी है u की वैल्यू। तो u की वैल्यू में हम क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये d ही है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम u का मान जब निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, d बटे h, जैसे x माइनस a बटे h। यहाँ तक क्लियर कि हमने क्या किया, सिर्फ इस d में वर्ग अंतराल h का अगर भाग दे दिया तो हमारे पास आ जाएगा u का मान। तो इसी से हम निकालते हैं कि हमारे पास d का मान क्या था, ये, और वर्ग अंतराल दोनों में कितने का है, 2 का। तो 6 में 2 का भाग दिया तो माइनस के 3, इसमें दिया माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2 और 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास u की। नेक्स्ट हम फॉर्मूले में देखते हैं क्या निकालना है, f और u। तो इस सारणी का अगला जो कॉलम बनेगा f और u का बनेगा। तो अब देखते हैं किस किस की हमें मल्टीप्लाई करवानी है। एक तो करवानी है हमें u की, किससे, इस f से। तो u और f से हमें मल्टीप्लाई करवानी है। तो इसको हम देखते हैं किसकी, ये और इसकी। तो -3, फिर 2 की और -2 की, माइनस के 4, फिर 1 और 1 की, माइनस के 1, 0 की 5 से 0, 6 की 1 से 6, 2 की 2 से 4, 3 की 3 से 9। तो ये हमारे पास आ गया FU का कॉलम। अब हमारे जो जो फॉर्मूले में मान थे वो सब हमने वैल्यू इस टेबल में निकाल ली है। अब वापस से वैल्यू पुट करते हैं हम। A का मान जो कि कल्पित माध्य था कितना था, 7 प्लस सिग्मा FU।
तो हमें क्या करना है, इसका जोड़ करना है। तो जोड़ो, कितना आएगा 4, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस प्लस से। अब मैं सीधा शॉर्ट में करना बता रही हूँ, आप चाहो तो उस तरीके से रफ में भी करके देख सकते हैं। फिर 3 और ये माइनस के 4, माइनस के 4 6 में से गए, माइनस के 4 तो क्या बचे प्लस के 2, 2 और 9 कितने हो गए प्लस के 11। ये हमारे पास आ चुके हैं 11। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप रफ में जो हमने पहले बताया था कि पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, 7 और 1 माइनस के 8, फिर इनको जोड़ लो तो प्लस के 19, अब माइनस के 8 इसमें से घटा दो तो प्लस के 11 आ जाएंगे। और सीधा भी मैंने इसको देखा तो कितना मान आया, सिग्मा एफ यू का प्लस का 11। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस के 11, एफ का मान जो हमने यहाँ से निकाला था 20, एच क्या था वर्ग अंतराल, तो एच की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ गुणा में क्या रख देते 2। अब जो कटता है वो सीधा काट दो, नहीं कटता तो सीधा गुणा करा के भाग दे सकते हैं। ये कटता है 10 बार, तो हमारे पास क्या रह गया 7 + 11 बटे 10। बटे में 10 का मतलब हम इसको बदल लेते हैं दशमलव में। अब इनको जोड़ दो तो 8.1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई समांतर माध्य x की। तो हमने तीनों ही फॉर्मूले से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया कि किस तरीके से तीनों फॉर्मूले लगेंगे और हमारे समांतर माध्य आएंगे। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को इन तीनों फॉर्मूलों में से किस विधि से करना है तो हम उसी विधि से करेंगे। अगर इस तरीके का कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, किसी भी विधि का नाम नहीं लिया हुआ हो, तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप जब भी हल करें तो इस पद विचलन विधि को ही काम में लें। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो कैलकुलेशन कम होती है और गलती होने की जो संभावना है वो सबसे कम इसी विधि से होती है। सबसे कम गलती इसी विधि से होगी। लेकिन होता क्या है कि हम जब भी कोई समांतर माध्य का क्वेश्चन आता है सीधा प्रथम विधि प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही समांतर माध्य हल करते हैं, क्योंकि उसमें टेबल छोटी बनानी पड़ती है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ किया और मान निकाल लिया। लेकिन सबसे एक्यूरेट जो आंसर आएगा, सबसे सरल जो विधि होगी गणना करने के हिसाब से, तो वो यही विधि है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।